उन मूर्खों की तुलना में कम पढ़े लिखे से लोग थे। मजेदार है। खैर, हम लोग बात करने वाले थे कांट की। तो कांट के बारे में हमने कहा था कि कांट, फिक्टे और हीगल, ये तीन विचारक ऐसे जो परम तत्ववादी कहलाते हैं। और ये परम तत्ववादी कहला क्यों रहे? इसलिए परम तत्ववादी कहला रहे हैं क्योंकि इनकी मान्यता यह है कि कुछ तत्व हैं जो दुनिया में अनुभव से पूर्व विद्यमान है। ये दो दुनियाओं की कल्पना कर रहे हैं। एक दुनिया इनकी वो है जो प्रयोग पर आश्रित है, जो अनुभव पर आश्रित है, और वो दुनिया ये कहते हैं ये दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम वस्तुओं का जो अनुभव है, ये वस्तुओं का जो ज्ञान है, ये वस्तुओं की जो जानकारी है, वो प्रारूप, संवर्ग और पद्धति इससे प्राप्त करें। प्रारूप यानी ये कंप्यूटर है। कैसे जाना? क्योंकि ये कंप्यूटर के प्रारूप में है, ये उस संवर्ग का है। ठीक है, जो मानव को कंप्यूटर जिस ढंग की गणनाएं करता है, उस ढंग की गणनाएं करने में सहायता ये प्रदान करना है, ये उस संवर्ग का है। तो प्रारूप, संवर्ग और पद्धति एक प्रक्रिया होती है चीजों को जानने के बारे में। तो आप इस प्रयोगजन्य संसार में प्रारूप, संवर्ग और पद्धति इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जानकारी प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये आपके मन में, ये आपके मस्तिष्क में पैदा होती है, और इसमें संवेगों की, इमोशंस की भूमिका प्रमुख है। आप किसी भी चीज की जानकारी यूं प्राप्त नहीं करते। आप जब भी किसी चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं? प्रारूप, संवर्ग और पद्धति के द्वारा। अमुक वस्तु अमुक प्रारूप में होती है, यदि अमुक प्रारूप में है तो अमुक वस्तु है। आपने एविडेंस एक्ट देखा था, उपधारणाएं थी, और उपधारणाओं में क्या कह रहा था? जबकि जो प्रमाणित प्रति दाखिल की गई है वह प्रमाणित प्रति सारतः उसी प्रारूप में है जिस प्रारूप में उस प्रकार की प्रमाणित प्रतियां होती हैं। जब सारता उसी प्रारूप में है, ठीक है, तब न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि अमुक प्रति अमुक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है। इसमें तो प्रारूप की भूमिका है। ज्ञानार्जन में, ज्ञानार्जन यानी जानकारी में, ठीक है। तो इस प्रयोगजन्य संसार में, इस अनुभवात्मक संसार में आप क्या? प्रारूप, संवर्ग और पद्धति है। चीजों को जानने की एक पद्धति है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसी से चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसमें संवेग प्रमुख भूमिका, इमोशन प्रमुख भूमिका इसका निर्वाह करते हैं। इमोशन, आपको विद्वान दिखने की इच्छा है, आपको जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है, आपको नौकरी प्राप्त करनी है और उसके लिए जानकारी चाहिए। इमोशन प्रमुख भूमिका इसका निर्वाह करते हैं। और इस प्रयोगजन्य संसार में वस्तुओं की जानकारी देश, काल और कारणता इससे प्रभावित है। ठीक है, यद्यपि देश, काल और कारणता इसका अनुभव निरपेक्ष रूप में होता है, यानी इंद्रियों से नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी देश और काल और कारणता अनुभव निरपेक्ष होते हुए भी चीजों की जानकारी में, ठीक है, प्रमुख भूमिका यह निर्वाह करता है।
प्रमुख भूमिका यानी चीज जैसी आपको दिख रही है वैसी देश काल और कारणता के कारण दिख रही है। यद्यपि देश काल और कारणता को आप देख नहीं पा रहे, देश यानी जिस स्थान पर आप उस चीज को देख रहे हो, काल यानी जिस समय में देख रहे हो, और कारणता जिस वजह से देख रहे हो, वो चीज के गुणों को आपके समक्ष प्रकट करने में, ठीक है, प्रमुख भूमिका का निर्वाह करेगा। ठीक है, चीज वैसी ही है जैसी आपको लग रही है, जरूरी नहीं है। आपने देखा कि सांप ने काटा, आदमी मर गया, तो देश काल कारणता ने आपकी जानकारी प्रभावित कर दी है। अब सांप का जहर मृत्यु कारक है, यह जानकारी आपको प्राप्त हुई है, और सांप के जहर के प्रारूप में जो प्रोटीन, यूं तो सांप का जहर भी हाईली प्रोटीन है, हेल्दी प्रोटीन है। बायोलॉजी में सवाल किया जाता है कि यदि आपकी आहार नाल में कोई घाव ना हो, ठीक है, और आप सांप का जहर पी लें, तो जब घाव नहीं होगा तो जहर ब्लड के संपर्क में नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको पोषण प्राप्त होगा, मरेंगे नहीं आप। आपको वैसे ही पोषण प्राप्त होगा जैसे भोजन करने पर आपको पोषण प्राप्त होता है, क्योंकि वो प्रोटीन है। आप सांप के जहर से मरते तब हैं जब वो आपके ब्लड के संपर्क में आता है। जब तक ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा, नहीं मर सकते आप। ठीक है, तो अगर आपने सांप के जहर में जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं, उन्हें उस देश में, उस काल में, उस परिस्थिति में उनका अनुभव प्राप्त किया जिसमें वे प्रोटीन मनुष्य के रक्त के संपर्क में आ गए, तो सांप का जहर आपको जहर लगेगा। और अगर आपने सांप काटे हुए व्यक्ति के उपचार हेतु एंटीवेनम के रूप में उसके जहर को देखा, तो देश काल और कारणता के प्रभाव से जहर औषधि लगेगा। ठीक है, अब जहर क्या है, यह सवाल दीगर हो गया। ठीक है, जहर तो प्रोटीन है, न वो दवा है और न ही वो, ठीक है, जहर है, कुछ भी तो नहीं है, बस वो है, बस वो है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरह कांट कहता है कि कुछ चीजें हैं समाज में, ठीक है, कुछ विचार पहले से मौजूद हैं समाज में। जैसे सांप का जहर बस है, वो दवा है या, ठीक है, जहर है, ये तो देशकाल कारणता के प्रभाव से आपको लग रहा है। ठीक है, वो उसकी जानकारी आप इमोशन से प्रभावित होकर प्राप्त करना, और इस प्रयोगजन्य संसार में प्राप्त करना, उसके लिए प्रारूप संवर्ग पद्धति, इसका इस्तेमाल आप करना। लेकिन इस प्रयोगजन्य संसार में चाहे आपने ये जाना हो कि ये जहर है, और चाहे आपने ये जाना हो कि ये औषधि है, दोनों ही गलत बातें हैं, दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, तो कांट ये कहता है कि इस प्रयोगजन्य संसार में जो कुछ जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं, ये चूंकि देशकाल और कारणता से प्रभावित है, इसलिए असत्य है, या यूं कहें कि ये उस क्षण का सत्य है जिस क्षण पर आपने जानकारी प्राप्त की है, ये दूसरे क्षण का सत्य नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपने वस्तु निज रूप, वस्तु जैसी थी, इनफैक्ट उसकी तो जानकारी प्राप्त ही नहीं की है। वस्तु तो ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रोटीन ये था। उस प्रोटीन का अनुभव इस अनुभवात्मक संसार में आपको जिन परिस्थितियों में हुआ, उसके आधार पे आपने उस प्रोटीन का संवर्ग, क्लास ये निर्धारित कर दिया और उसकी जानकारी के लिए एक पद्धति ये बना दी कि भाई इसे लैब में टेस्ट करना, जीप पे रख के मत करना, नहीं लेट जाओ, ठीक है ना। तो जो कुछ था वस्तु निज रूप में जैसी थी, यानी वस्तु निज रूप का जो संसार था, यानी जो अनुभव निरपेक्ष संसार था, उसमें उस वस्तु को जिस रूप में वो थी उसकी जानकारी आपको कहां हुई? इस प्रयोगाश्रित संसार में, इस अनुभवाश्रित संसार में आप जो कि जानकारी इमोशन से प्रभावित होकर हासिल करने का प्रयास करते हो, और आपको जो जानकारी हासिल होती है वो देश काल कारणता से प्रभावित हो जाती है। इसलिए इस अनुभवात्मक संसार में जो आपको सत्य प्रतीत होता है वो सत्य हो सकता है सिर्फ उसी क्षण का सत्य हो, इनफैक्ट सत्य न हो। कांट ये कहता है, कांट कहता है जो दूसरा संसार है, जो वस्तु निज रूप का संसार है, जो अनुभव निरपेक्ष संसार है, उसमें वस्तुएं जैसी हैं उनकी वैसी जानकारी ये प्राप्त होती है। दिस इज द बेसिक थॉट ऑफ कांट। अब इस थॉट को हम कानून के संदर्भों में अध्ययन करेंगे। इट इज द बेसिक थॉट which has propounded by Kant। ये बेसिक थॉट है। अब कांट ने इस थॉट को ठीक है सामने रखा है कानून के क्षेत्रों में। कांट उस विचारधारा के प्रतिनिधि है। कांट, फिक्टे और हीगल तीनों जो कि मानव विचार इसको पहले से मौजूद मानता है। कहने का तात्पर्य यह है, सोचने की दो पद्धतियां हो सकती हैं। सोचने की एक पद्धति कहती है कि आदमी वो करेगा जो वो करना चाहता है, ठीक है। इसके मतलब उसकी चाह उसमें पहले से मौजूद है। इसका मतलब चाहत पहले है, चाहा हुआ बाद में है। और जो कुछ उसने किया वो अपनी चाहत के अनुरूप किया है। इसका मतलब चाहत स्वतंत्र है। चाहत का अस्तित्व चाहत के मूर्त रूप लेने से पहले प्रकृति में मौजूद है, ठीक है ना। अगर प्रकृति में न होता तो मनुष्य चाहता कैसे? ठीक है ना पहले, तभी तो चाहता है, अन्यथा ये चाहत आएगी कैसे? एक बात यह है, एक सोचने का तरीका यह है, एक दार्शनिक विचार यह है कि मनुष्य वो करता है जो वो चाहता है। और एक दार्शनिक विचार यह भी है कि मनुष्य वही चाहता है जो सुखद होता है। अब होता पहले है, ठीक है ना, वो पहले रहा है। यानी या यूं और सरल शब्द कर दे, मनुष्य वही चाहता है जिसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। सोचने का एक तरीका वो ये है कि जो वो चाहता है वही करता है। तो सोचने का एक तरीका ये है कि वो चाहता है जिसकी आवश्यकता होती है।
अब होता यह है कि विचारक कोई हो, वो एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है, इस पर जाकर विचार करता है और वो एक मत का मानने वाला हो जाता है, क्योंकि उसका अनुभव वैसा होता है, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि आपको जैसा अनुभव हो रहा है उससे डिफरेंट कोई अनुभव हो ही नहीं सकता, ये इसका मतलब नहीं होता। अनुभव डिफरेंट भी हो सकते हैं और सारी चीजों को मिलकर ज्ञान का निर्माण ये होता है। तो ये ठीक है कि मनुष्य जो चाहता है सो करता है, और ये भी उतना ही ठीक है कि जिसकी आवश्यकता होती है मनुष्य वो ही करता है, ठीक है। दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कांट इस मत का मानने वाला है कि मनुष्य जो चाहता है वो करता है। क्यों? वो ये मानता है कि विचार ये प्रकृति में है, विचार का अनुभव मानव ने बाद में प्राप्त किया, विचार पहले से था, विचार तो था, ठीक है, विचार पहले था, अनुभव बाद में हुआ, ठीक है। अब अनुभव दो प्रकार का है, एक अनुभव जो अनुभवाश्रित संसार का है, ठीक है ना, और एक अनुभव जो अनुभव निरपेक्ष संसार का है। आपको अनुभव निरपेक्ष संसार में स्वतंत्रता है, इसका अनुभव अगर नहीं है तो जब स्वतंत्रता नहीं रही परतंत्रता आई, ठीक है ना, तो आपको अनुभव कैसे हुआ कि परतंत्रता आ गई है। जिस क्षण परतंत्रता आती है उसी क्षण आपको अनुभव होने लगता है कि परतंत्रता आ गई है, और आप तो छोड़ो बच्चे को होने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब परतंत्रता नहीं थी तब भी स्वतंत्रता थी, ठीक है, बस आदमी बोल नहीं रहा था कि स्वतंत्रता है। नहीं, बात तो है, स्वतंत्रता तो थी, यानी प्राक अनुभविक जो संसार है, जो अनुभव से पूर्व का संसार है, ठीक है, जो अनुभवातीत संसार है, ठीक है, उसमें स्वतंत्रता है, भले ही आदमी कह नहीं रहा है कि स्वतंत्रता है, क्योंकि अनुभवाश्रित संसार में जैसे ही परतंत्रता आई उसे पता लग गया कि अब स्वतंत्रता नहीं रही है। अब क्योंकि अनुभवाश्रित संसार ये व्यवस्था बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो इस परतंत्रता को हम ठीक माने या गलत माने ये दूसरा सवाल हुआ, ये एक दीगर सवाल है, ठीक है। इस परतंत्रता को भी आप ठीक मान सकते हैं देश काल और कारणता के कारण, ठीक है ना, लेकिन परतंत्रता जैसे ही आई आपको पता लग गया वो परतंत्रता ठीक है, गलत है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये दीगर सवाल है, ठीक है। और ये अनुभवाश्रित संसार में हल किए जाएंगे, ठीक है, कि इस प्रकार की परतंत्रता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये अच्छी है, खराब है। और इस अनुभवाश्रित संसार में इनका समाधान हम किससे करेंगे? राज्य की विधि से, ठीक है, इनका समाधान हम काहे से करेंगे? राज्य की विधि से। लेकिन स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक उसके हनन के लिए कोई उपयुक्त कारण न हो, ठीक है ना, तो उपयुक्त कारण है या नहीं इसको हम डिसाइड करेंगे अनुभवाश्रित संसार में देशकाल कारणता की सहायता से, ठीक है, प्रारूप संवर्ग, ठीक है, इस पद्धति से अध्ययन करके। लेकिन जिस आदर्श को प्राप्त करना है राज्य की विधि को, स्वतंत्रता, ठीक है, और स्वतंत्रता के हनन की जो स्थिति है वह अनुभवजन्य संसार में एक ही दशा में उचित मानी जा सकती है, और वो दशा कौन सी है? जब सबकी स्वतंत्रता को
सुनिश्चित करने के लिए आपकी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने जरूरी हो, तभी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, ये उचित होगा। अन्यथा ये प्रतिबंध लगाना उचित नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होगा भी तो वह आत्मपरक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होगा। किसके लिए? वस्तुपरक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। आत्मपरक यानी आपकी स्वतंत्रता को तो हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन सबकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आत्मपरक स्वतंत्रता है, इसको हम, ठीक है, और इसी को कांट ने नाम दिया नैतिक स्वतंत्रता। और ये जो वस्तुपरक स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, इसे उसने नाम दिया न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। नैतिक स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता, वो दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। अल्टीमेटली, अच्छा, चूंकि नैतिक स्वतंत्रता इसे इसलिए सुनिश्चित, ठीक है, आपका सीमित करना है ताकि वस्तुपरक स्वतंत्रता यानी सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, इसलिए करना है। वस्तुपरक स्वतंत्रता को न्यायिक स्वतंत्रता कह रहा है, इसको नैतिक स्वतंत्रता कह रहा है, ठीक है। दोनों को सुनिश्चित करना ही उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता ये पहले से मौजूद है, ठीक है। अच्छा, चूंकि सबकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है और सबको नैतिक स्वतंत्रता है, इसलिए एक अप्रत्यक्ष डेरिवेशन निकल कर आ रहा है, वो ये कि स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी मौजूद है, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता और समानता, कांट कहता है ये अनुभव निरपेक्ष संसार में, अनुभव निरपेक्ष संसार यानी प्राकृतिक संसार यानी प्रकृति, प्रकृति यानी ये अनुभवजन्य संसार, इससे पूर्व का संसार है जिसे अनुभवातीत, प्राग अनुभविक, अनुभव निरपेक्ष ये कह रहा है। उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें स्वतंत्रता भी है और उसमें समानता भी है, ठीक है ना। और यही प्राकृतिक विधि है, क्योंकि विधि, इसका स्वयं लक्षण क्या है? विधि का लक्षण है कि वो क्या करती है? व्यवस्था ये बनाती है। और व्यवस्था कब होगी? जब असंतोष ये न हो, ठीक है। असंतोष अगर जब तक है तब तक व्यवस्था नहीं बन सकती। और असंतोष, इसके जन्म के कई कारण हैं, ठीक है। जैसे कृष्ण ने कहा है, कृष्ण की नीति है, जैसे कृष्ण नीति है, विदुर नीति है, ठीक है, बहुत सारी नीतियां, ठीक है, उनकी किताबें ये प्रचलित। और कृष्ण हमें आदर्श इसीलिए लगते हैं, वो कहते हैं कि योग्यता का सम्मान होना चाहिए और अयोग्यता की निंदा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर अयोग्य को, ठीक है, सम्मान प्राप्त हो गया तो योग्य हतोत्साहित होगा, क्योंकि योग्य ये पाएगा कि उसे वही मिल रहा है जो अयोग्य को भी मिल रहा है। और जब ये पोजीशन आएगी तो जो योग्य है वो अपना काम बंद कर देगा या कम एफिशिएंसी से काम करना शुरू कर देगा, और अयोग्य तो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए समाज का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों से कहा करते हैं कि अगर आपका संरक्षण कहीं हो और आपसे कोई पूछे कि आपके संरक्षण में किसका योगदान है, तब हमारी अपेक्षा ये जरूर होगी कि अगर मेरे अलावा आपको लगता हो
तो आप जरूर कहें, और अगर ना लगता हो तो बिल्कुल ना कहें। ये मूर्ख टाइप के टीचर है, जैसे हमने सुना है टीचर ये कहते हैं कि सब कुछ तो टीचरों का भी योगदान होता ही। अरे कुछ होता तो बताओ ना, क्या होता है बताओ बताओ। ठीक है, आप एक विशेष, ठीक है, अगर एक विशेष वर्ग, इसको नाम लेने की भी जरूरत नहीं, सामान्यतः लोगों का यह कहना होता है कि अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ होगा बताओ ना, क्या है बताओ। ठीक है, ये अनावश्यक सम्मान नहीं होने चाहिए। सम्मान अधिकारी का होना चाहिए। जो अधिकारी नहीं है उसका क्यों सम्मान हो? अगर अनाधिकारी, अनाधिकृत व्यक्ति का सम्मान होगा तो अधिकारी हतोत्साहित होगा, और यह समाज के लिए ज्यादा गलत स्थिति है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए कृष्ण में आदर्श लगते हैं, वो बिल्कुल यही बात कहते हैं। हमने आपसे कहा भी था, क्योंकि एक आदमी की जो सोच होती है विभिन्न अवसरों पर वो वही बात बोलता है। जैसे जब युद्ध क्षेत्र में खड़े तो वो कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, बात तो वही है। गुण और धर्म, इसमें बात तो वही है जो वो सामान्य जीवन में कह रहे हैं कि योग्य का सम्मान हो और अयोग्य की निंदा हो। ठीक है, क्योंकि निंदा भी पुरस्कार की ही भांति आपको प्रेरित करती है, ठीक है, योग्य बनने के लिए। और यही प्यूफेडार्थ ने कहा था, हम लोगों ने देखा था, उसने कहा था मनुष्य दोहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यही इहरिंग कहेगा जब सोशलॉजिकल स्कूल में हम लोग पहुंचेंगे। लोगों के कहने के ढंग अलग हो सकते हैं, ठीक है, मूल वृत्ति और मूल बात वो तो एक ही जैसी होती है। कांट कहता है कि ये अनुभव निरपेक्ष संसार है, जहां स्वतंत्रता और समानता पहले से है। तो प्राग अनुभविक जो संसार है वहां विचार ये पहले से मौजूद है। ठीक है, स्वतंत्रता विचार है, समानता विचार है। ये हीगल, कांट और फिक्टे, तीनों जो विचारक हैं, ये मानव विचार को स्वायत्त मानते हैं। स्वायत्त मानते हैं यानी ये मानते हैं कि मानव विचार का अस्तित्व किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यानी मनुष्य जो करेगा वह आवश्यकता जनित नहीं है। मनुष्य जो चाहेगा वो करेगा। ठीक है, जो आवश्यक है वो नहीं करेगा। यद्यपि बात वो भी ठीक है कि जो आवश्यक है वो करेगा वो, ठीक है ना। लेकिन ये लोग इस विचार के हैं, कांट, फिक्टे और हीगल। कांट अपना दर्शन समझौते के रास्ते आगे बढ़ाएगा, फिक्टे समझौताहीन बात करेगा। कैसे करेगा देखेंगे, बात होगी कांट फिक्टे पे। लेकिन कांट और फिक्टे में जो समानता है, हीगल, कांट और फिक्टे तीनों में एक समानता है, ये मानव विचार को स्वायत्त मान रहे हैं। मानव विचार स्वयं में स्वायत्त है। मानव विचार स्वायत्त है यानी उसका अस्तित्व किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं है। वो आवश्यकता ही क्यों न हो। वो कहता है, वो वही कह रहा है जो तिलक कह रहे हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। हमारा जन्म हुआ तो स्वतंत्र रूप में हुआ और इसलिए ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसी ने दिया नहीं, ये प्रकृति में मौजूद है, ये अनुभवातीत जगत में मौजूद है, ये प्राग अनुभविक है। ठीक है, तो कांट, फिक्टे और हीगल मानव विचार को प्राग अनुभविक संसार की उपज मानते हैं और स्वायत्त मानते हैं। ठीक है, और वो ये मानते हैं कि अनुभवाश्रित संसार में विचार जिस रूप में अनुभव हो रहा है वह उसका सत्य स्वरूप नहीं है। ठीक है ना। लेकिन सामाजिक दशाओं के अनुरूप, ठीक है, जो विचार ओरिजिनली है, वस्तु निज रूप संसार में है और अनुभवाश्रित संसार में उसे जैसा होना चाहिए
देश काल और कारणता से, ठीक है, यह देश काल और कारणता के आधार पर अध्ययन करने पर, सोचने पर हम जो पाते हैं कि प्रकृति में मौजूद विचार को इस रूप में होना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच समझौता, इन दोनों के बीच समझौता, यही कानून है, यही कानून है। मीनिंग देना राज्य की विधि, राज्य की विधि है, ये समझौते से निर्मित होगी, ठीक है, ये समझौते से आएगी, कांट का ऐसा कहना है, ठीक है। लेकिन अनुभवाश्रित संसार के आधार पर आपने अगर निर्माण करना शुरू कर दिया तो आपके पास वो लक्ष्य नहीं होगा, वो उद्देश्य नहीं होगा, और देशकाल कारणता आपको सही स्थिति अनुभव नहीं होने देगी। अगर आपको यह नहीं पता होगा कि जहर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, तो आप अनुभवाश्रित संसार में हुए अनुभवों के आधार पर या तो उसे जहर मान लेंगे, और अगर प्रारंभिक मनुष्य ने उसे जहर मान लिया तो वो सारे सांप ही मार डालेगा, वो सारे सांप ही मार डाले उसने, तो चूहे का क्या होगा? बायोलॉजिकल जो व्यवस्था है डिस्टर्ब हो जाएगी, मनुष्य खत्म हो जाएगा। और उसने अगर यह पा लिया कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी चीज है, जीवन बचाती है, या उसने जहर पिया और भूख मिट गई, पोषण प्राप्त हुआ, क्यों? उसके आहार नाल में कोई दिक्कत थी ही नहीं, तो वो सांप ही सांप कर देगा, पूरे उसमें नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो वस्तु निजरूप, ठीक है, यानी अनुभवातीत, यानी प्राग अनुभविक संसार में वस्तु जैसी है हमें उसका ज्ञान भी चाहिए, ठीक है, और अनुभवाश्रित संसार में उसे जैसा होना चाहिए हमें उसका ज्ञान भी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच समझौता करके तथ्य के रूप में, ठीक है, वास्तविकता के तौर पर हम चीजों का निर्माण इस अनुभवाश्रित संसार में जीवित रहने के लिए, व्यवस्थित ढंग से जीवित रहने के लिए करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कांट को समझौतावादी विचारक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह अनुभव निरपेक्ष संसार और अनुभवाश्रित संसार, ठीक है, इसमें हुए अनुभवों में समझौता करके अनुभवाश्रित संसार में, ठीक है, व्यवस्थित जीवन जीने के लिए एक मार्ग ये उपलब्ध करा रहा है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये प्राग अनुभविक वर्ल्ड में, ये प्राग अनुभविक संसार में, अनुभवातीत संसार में कुछ विचारों का अस्तित्व ये स्वीकार करके चलता है। ये इस पद्धति का मानने वाला है कि मनुष्य जो चाहता है सो करता है, और जो चाहता है सो करता है। इसमें चाह पहले आ गई, विचार पहले आ गया, और वो कहता है कि स्वतंत्रता और समानता ये दोनों पहले से मौजूद है संसार में। दो प्रकार की स्वतंत्रताएं उसने कही हैं, उसने कहा एक न्यायिक स्वतंत्रता है, एक नैतिक स्वतंत्रता है। कांट की एक और विशेषता है जिसका कानून से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बता ही देते हैं। कांट निरीश्वरवादी है, इस रूप में कि वह यह मानता है कि निरीश्वरवादी होते हुए भी, ठीक है, निरीश्वरवादी होते हुए अर्थात यह मानते हुए कि नैतिकता, ठीक है, ये अलग चीज है और ईश्वर अलग चीज है, इस ढंग की चीज को स्वीकार करते हुए, ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए, ये कांट स्वीकार करके चलता है। यानी वो ये तो मानता है कि ईश्वर को होना चाहिए, और वो ये भी मानता है कि जो ईश्वरवादी है, जो आस्तिक है, वही नैतिक हो सकता है। जो आस्तिक नहीं है, यानी ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नैतिक नहीं हो पाएगा, ये कांट मानता है। लेकिन वो ये मानता है
कि नैतिकता के लिए जरूरी ये नहीं है कि वह ईश्वर की इच्छा के रूप में सामने आए, ये जरूरी नहीं है। नैतिकता स्वतंत्रता और समानता, अगर इसको आप मान्यता दे रहे हो तो आप नैतिक हो, लेकिन आप स्वतंत्रता और समानता को मान्यता दोगे ही नहीं अगर आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। कांट इस प्रकार का आदमी है और फिक्ते से यही अलग हो जाएगा। फिक्ते कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, आदमी नैतिक हो सकता है। ये वही बात है, इसको आप वही समझिए जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो हैं शराबी, हैं चोर और बड़े दयालु हैं, ठीक है, सारे मानवीय गुणों से युक्त हैं शराबी, ठीक है ना। तो फिक्ते का दर्शन ये है, फिक्ते समझौतावादी नहीं है, अन्यथा कांट फिक्ते दोनों मानव विचार को स्वायत्त मानेंगे, मानव विचार को प्राग अनुभविक मानेंगे, अनुभवातीत मानेंगे, अनुभव निरपेक्ष। हीगल भी इसमें शामिल है, हीगल भी शामिल है। अंतर जो कांट और फिक्ते में आएगा, कांट समझौतावादी है, फिक्ते समझौताहीन है, तो समझौताहीन विचार है उनका। वो कहते नहीं, मनुष्य के, ठीक है, नैतिक मनुष्य का विचार है, पहले से मौजूद है, उसी के अनुरूप वो राज्य की विधि बनाता है। क्या है विचार देखेंगे, जो फिक्ते पढ़ेंगे। मोटा आप कांट से अंतर करेंगे, वो समझौताहीन है, वो निरीश्वरवादी है, इस अर्थ में कि वो ये मानते हैं कि नैतिकता के अनुपालन हेतु, नैतिकता स्वयं में क्या है, दोनों के मुताबिक इस पर भी बात करेंगे कि नैतिकता स्वयं दोनों के, ठीक है, मुताबिक, आखिर कांट के मुताबिक नैतिकता क्या और फिक्ते के मुताबिक नैतिकता क्या, इस पर भी बात होगी। लेकिन फिर भी कांट ये मानता है कि नैतिकता के नियमों का पालन ईश्वर के अस्तित्व में भी, ठीक है, विश्वास किए बिना संभव नहीं, जबकि फिक्ते मानता है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसकी क्या जरूरत, आदमी नैतिकता के नियमों का पालन कर सकता है, उसके लिए ईश्वर की जरूरत का है। नैतिकता के नियमों की विधिमान्यता के लिए कांट ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन नैतिकता के नियमों के पालन के लिए ईश्वर के अस्तित्व को जरूरी मानता है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है नैतिकता के नियम, इनके आधार पर जब कानून बनता है तो कानून विधिमान्य होता है। यानी नैतिकता को वो कानून के आधार के रूप में देखता है, नैतिकता को वो कानून के विधिमान्यता के आधार के रूप में देखता है, और नैतिकता के नियमों का पालन आवश्यक मानता है। नैतिकता के नियम उसके लिए क्या है, स्वतंत्रता और समानता, क्योंकि सबकी संरक्षित होनी चाहिए, और सबकी संरक्षित होगी कैसे, विधिपरक व्यवस्था के निर्माण से, ठीक है ना, विधिपरक व्यवस्था के निर्माण से। विधिपरक व्यवस्था कैसे बनेगी, तो वो कहता है कि ऐसी व्यवस्था के निर्माण से जिसमें मनुष्य बाध्यताओं से मुक्त हो, निर्भरताओं से मुक्त, किसी के पास कोई विशेषाधिकार ना हो, क्योंकि समानता चाहता है ना वो, समानता विशेषाधिकारों के विरोधी है, ठीक है, विशेषाधिकार किसी के पास नहीं होने चाहिए, सबके पास समान अधिकार होने चाहिए। इस तरह वो विधि परक व्यवस्था के निर्माण की बात करता है। वो नैतिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता दोनों की बात करता है। वो कहता है नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ आत्मगत स्वतंत्रता, लेकिन चूंकि ये पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य को अनुभव, ठीक है, आश्रित संसार में रहना है, और वहां सबकी इच्छा है स्वतंत्र रहने की, भाई सब में आत्मगत स्वतंत्रता की भावना पाई जा रही है, तो उसकी स्वतंत्रता, ठीक है, बाधित की जा सकती है इस सीमा तक कि सबकी स्वतंत्रता, सार्वत्रिक स्वतंत्रता के नियमों से उसकी स्वतंत्रता समायोजित हो जाए, और वह उसकी स्वतंत्रता के सार्वत्रिक नियम के अनुरूप बन जाए। और जो स्वतंत्रता के सार्वत्रिक नियम के अनुरूप सीमित की गई स्वतंत्रता है, इसी को न्यायिक स्वतंत्रता कहता है। उसे नैतिक स्वतंत्रता कह रहा है। न्यायिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के पूर्व में
मौजूद विचार का, देश काल और कारणता के अनुभव के कारण जिस प्रकार का एडजस्टमेंट चाहिए उस प्रकार के समझौतों को किए जाने का नाम है। ठीक है, इसी को न्यायिक स्वतंत्रता कहते हैं। और ये न्यायिक स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगी? राज्य की विधि से। ये राज्य की विधि किसकी उपज होगी? समझौते की। जो कुछ अनुभवात्मक संसार में मौजूद है और जो कुछ अनुभवात्मक संसार में अनुभव हुआ, इसके बीच समझौते से राज्य की विधि आई, इसलिए वो समझौतावादी विचारक है, नम्य है, उदार है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ठीक है, तो कांट क्या है, ये इंट्रोडक्टरी हमने आपको बताया, लेकिन विस्तार से कांट, फिक्टे और हीगल तीनों को कल खत्म करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, देखना है सतला कॉलेज का नाम हट